नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEDSV 101 के फोर्थ यूनिट को शुरू करेंगे। और जहां इस यूनिट में आज हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर का नाम होगा समाजीकरण की प्रक्रिया। चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भाई समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम यही जानेंगे। अच्छे समाजीकरण के लिए आवश्यक मूल्य क्या क्या होते हैं, समाजीकरण, विचलन और पुनः समाजीकरण के बीच में क्या अंतर होता है, और एक व्यक्ति जब समाज से कुछ सीखता है तो उस समाज के घटकों में परिवार की क्या भूमिका होती है, स्कूल की क्या भूमिका होती है, शिक्षण संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका होती है, मीडिया की क्या भूमिका होती है, और आखिर समाजीकरण का महत्व क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इससे पहले चैप्टर शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब आप समाजीकरण की बात करते हो ना, तो आपने एक लाइन सुनी होगी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो समाज से ही सीखते हैं, ठीक है, और जो भी कुछ करते हैं वो समाज के लिए ही करते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य अज्ञानतावश क्या होता है कि ना वो अपने आप को समाज से अलग समझने लग जाता है। उसे लगता है कि ना मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन बात ये आती है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कितना ही अलग क्यों ना समझ ले, वो समाज का एक हिस्सा है और उसकी जो सारी एक्टिविटी होने वाली है ना, सोसाइटी के लिए होने वाली है। एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज डैट एक बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, और जब वो डॉक्टर बनता है तो किसके लिए काम करेगा? समाज के लिए तो करेगा। उसे लग रहा है मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कोई कुछ नहीं करता, सारे काम इनडायरेक्टली वे में हो रहे हैं समाज के लिए ही। तो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, मान लो कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, एक चपरासी से लेकर एक अच्छे से अच्छे और एक बुरे से बुरे, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समाज से प्रभावित होती हैं। अब मैटर ये करता है कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। हर एक बंदा अपने आप में स्पेशल है। ये स्पेशलिटी उसके मन में आ कैसे रही है, वो व्यक्ति वैसा बन क्यों रहा है, यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि आप चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हो। तो हर मनुष्य का एक स्पेशल व्यवहार है। उस व्यवहार में परिवार की क्या भूमिका है, उसके दोस्तों की क्या भूमिका है, स्कूल की क्या भूमिका है, मीडिया की क्या भूमिका है, तमाम चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो समाजीकरण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज का सदस्य बनने के लिए जो प्रोसेस चाहिए वही समाजीकरण है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य है। उस समाज का सदस्य बनने के लिए हर समाज के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। उन रूल रेगुलेशन को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। और ये समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये बच्चे के पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाती है और जीवन भर चलती रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। समाज का सदस्य बनने में जो इंसान सीख रहा है चीज़ें, ये औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से सीख रहा है। समाजीकरण में सबसे पहले माता की भूमिका आती है, फिर पिता की भूमिका आती है, फिर शिक्षकों की भूमिका आती है, फिर साथ वाले दोस्तों की भूमिका आती है, पड़ोसियों की भूमिका भी होती है, शैक्षिक संस्थानों की भूमिका भी होती है, धर्म की भूमिका भी होती है। यानी कि एक व्यक्ति जो समाज के नियम सीख रहा है, तो आपको पता ही है, एक बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी माता के संपर्क में जाता है, तो वो अपनी माँ से ही सबसे पहले भाषा सीख रहा है। माता के पोषण से ही उसको पोषण मिल रहा है। फिर वो अपने परिवार के संपर्क में जाता है, फिर अपने सहपाठियों के संपर्क में जाता है, फिर शिक्षकों के संपर्क में जाता है, और इस तरीके से व्यक्ति का समाजीकरण होता रहता है दिन प्रतिदिन। और ये प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, चलती रहती है। यानी कि व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस दौरान हम सीखते क्या हैं? इस दौरान हम समाज के मूल्य सीखते हैं, समाज की मान्यताएं सीखते हैं, समाज के मानदंडों को सीखते हैं। सिंपल सी बात है, शुरुआत में समाज के रूल कुछ और होते हैं। यानी कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता बच्चे को अलग तरीके से देखा जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ मूल्यों को सीखते हैं, मान्यताओं को सीखते हैं, मानदंडों को सीखते हैं। अब जिन मूल्यों को हम सीख रहे हैं, जिन मापदंडों को सीख रहे हैं, जिन मान्यताओं को सीख रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो उसमें अप्रिसिएट किया जाता है, सराहना की जाती है। कुछ बेकार मूल्य होते हैं, उनकी सराहना नहीं की जाती, उनकी आलोचना की जाती है, उनकी बुराई की जाती है, उन्हें मना किया जाता है करने के लिए। अब आप ये मान लो कि सही व्यक्तियों का अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई बच्चा बुरा भी बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं कि हमारे समाजीकरण के रूप क्या होते हैं। तो देखो, हमारे समाजीकरण के जो रूप हैं वो बहुत सारे हैं और यहाँ पर अच्छी खासी 2-3 पेज की टेबल्स दे रखी हैं। तो ये सब हमारे व्यवहार हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूल्यों को भार समझते हैं, मूल्य भारी समाजीकरण होते हैं। कुछ मूल्यों को अपना साथ समझते हैं।
कुछ समाज ऐसे होते हैं जिनमें मूल्य होते हैं, कुछ मूल्यों के बिना होते हैं, कुछ में प्लानिंग होती है, कुछ में प्लानिंग नहीं होती है, कुछ में योग्यता होती है, कुछ में अचेतन होता है, किसी में मूल्य प्लस होता है, किसी में मूल्य माइनस होता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। ये सब समाजीकरण के रूप हैं। समाजीकरण के गुण क्या हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें जो भी मिलता है वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें मिलता है वो अस्वीकार कर देते हैं। कुछ लोग स्नेही होते हैं, हर चीज़ को स्नेह देखते हैं। कुछ लोग क्रोधी होते हैं। कुछ लोग अभिलाषी होते हैं। कुछ कुछ कैसे होते हैं, स्वयं में बंद होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इस वाली टेबल के जो गुण होंगे वो सकारात्मक होंगे, इस वाले टेबल के जो गुण होंगे वो नकारात्मक होंगे। तो आप देखते हो हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। कोई हंसमुख होता है, कोई उदास होता है, कोई विनम्र होता है, कोई असभ्य होता है, कोई दृढ़ संकल्पित होता है और कोई हर चीज़ में दुविधापूर्ण ही होता है, उसे कोई अपने डिसीजन नहीं ले पाता। कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो कोई लापरवाह होता है। कोई उत्साही होता है तो कोई उदासीन होता है। कोई स्वयं पर विश्वास रखता है तो कोई दूसरों पर विश्वास रखता है। तो ऐसा हर व्यक्ति की अपनी कुछ पर्सनैलिटी होती है। कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। कोई विनम्र होता है, कोई अभिमानी होता है। कोई दयालु होता है, कोई अत्याचारी होता है। कोई नम्र होता है, कोई घमंडी होता है। कोई खुले विचार वाला होता है, कोई कम बंद विचार वाला होता है। कोई आशावादी होता है, कोई निराशावादी होता है। तो ऐसे तमाम यहाँ पर टेबल बनी हुई हैं। कुल मिलाकर बात यह है, हर व्यक्ति के अपने कुछ गुण हैं और वो गुण उस व्यक्ति की विशेषता आगे चलकर बन जाते हैं। तो हर समाज के मूल्य होते हैं, कुछ मूल्य सकारात्मक होते हैं, कुछ मूल्य नकारात्मक होते हैं। अब ऐसे में बात यह आती है कि बच्चा इन मूल्यों को कैसे सीखता है। यहाँ पर अवांछनीय लक्षण कौन से होते हैं? तो देखो, अवांछनीय लक्षण वो लक्षण होते हैं जो समाज पसंद नहीं करता। व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आवश्यक तो होते हैं लेकिन उन्हें हर कोई पसंद नहीं करता। ऐसे व्यवहार को नकारात्मक या अवांछनीय लक्षण कहा जाता है। अब देखिए, समाजीकरण के प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं। तो देखो, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किन से बच्चा सीखता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक समाजीकरण और एक वयस्क समाजीकरण। प्रारंभिकरण जो समाजीकरण होता है इसमें बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, साथियों से सीखता है, स्कूल से सीखता है। और वयस्क समाजीकरण का मतलब यह है कि शादी के बाद। तो वयस्क समाजीकरण का मतलब यह है कि शादी के बाद जो सीख रहा है इंसान, विवाह, माता पिता बनने से क्या सीख रहा है, बुढ़ापे से क्या सीख रहा है। तो हम समाजीकरण के कितने भागों में बांट रहे हैं? समाजीकरण को दो भागों में बांट रहे हैं, एक प्रारंभिक और एक वयस्क। तो चलो अब प्रारंभिक समाजीकरण को अच्छे से पढ़ते हैं। कुल मिलाकर हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक बच्चा समाज में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो ऐसे में वो जिससे वो चीज़ें सीखता है उसका प्रभाव उस पर कैसे कैसे पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो परिवार की चलो डेफिनेशन ही जान लेते हैं। एक परिवार होता है जिसमें एक माता होते हैं, एक पति होती है और एक पत्नी होती है शुरुआत में, फिर होते हैं उनके बच्चे। तो एक परिवार बच्चों सहित और उनके बिना भी पत्नी पत्नी का एक संगठन है, यानी कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति समाज की छोटी इकाई है, व्यक्ति से मिलकर परिवार बन रहा है, परिवार से मिलकर सोसाइटी बन रही है, सोसाइटी से मिलकर पूरा का पूरा क्षेत्र बन जा रहा है और फिर मामला देश तक चला जा रहा है, मानवता तक चला जा रहा है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना गया है। एक परिवार बच्चों सहित भी हो सकता है और बिना बच्चों के भी हो सकता है, लेकिन इसमें पति पत्नी की बॉन्डिंग होनी चाहिए, पति पत्नी का संगठन होना चाहिए। तो परिवार को पति पत्नी और बच्चों वाले समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब बात यह आती है कि समाज के संगठन की एक तस्वीर आप देख सकते हो। एक माँ है जो कंप्यूटर पर बैठी है, उसका बच्चा शोर मचा रहा है और माँ उसे देख रही है। तो जब आप इस तस्वीर को देखोगे तो इसमें एक माँ कंप्यूटर पर काम कर रही है, उसका बच्चा रो रहा है। तो क्या मूल्य निकालें? इसका मतलब ये कि घर का वातावरण जो है वो समाज के दृष्टिकोण में बहुत सहायक होता है। एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ ही से ही सीखता है, अपने परिवार से ही सीखता है। तो सोचो अगर किसी के परिवार का माहौल ऐसा हो कि दिन भर कलेश होता हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हो, हर एक बंदा दूसरे पर चिल्लाता हो, ऐसे में वो बच्चा क्या सीखेगा? वो बच्चा हिंसक हो जाएगा, वो कुंठा में हो जाएगा, निगेटिव जितने भी गुण हैं उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक परिवार ऐसा हो जिसमें हमेशा प्रेम हो, सद्भाव हो, सदाचार हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, हमेशा खुशहाल माहौल हो, तो उस बच्चे का जो IQ लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति की कुछ शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं। तो बच्चे की जो शुरुआती शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, ये अपने माता पिता से पूरी होती हैं। सभी माता पिता शिशुओं की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकता हमारी भोजन भी हो सकती है, पानी भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकती है, खिलौने भी हो सकते हैं। हर एक वो चीज़ जो बच्चे के जीवन को सुखदायी बनाए, वो सब चीज़ बच्चे की आवश्यकता है। अगर बच्चे की सारी नीड पूरी हो रही है
तो बच्चा स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन बच्चे को सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो बच्चा हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगा, वो दुखी रहने लग जाएगा, उदास रहने लग जाएगा। तो बच्चों की जो आदतें हैं वो बचपन से ही सेट हो जाती हैं और इसमें परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता ही है, और साथ ही साथ परिवार से जो जीन उसे मिलता है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, आक्रामक होती है, ये सब चीज़ें बच्चा अपने आस पड़ोस और माता पिता से ही सीखता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार में बच्चे की स्थिति क्या है ये चीज़ प्रभावित करती है। परिवार का आकार बड़ा है या छोटा है ये चीज़ भी प्रभावित करती है। माता पिता की बच्चे से क्या अपेक्षाएं हैं ये चीज़ भी हमें दिखाती है। तो कुल मिलाकर एक बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे पहली भूमिका कौन निभा रहा है? परिवार निभा रहा है। तो एक परिवार का जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा माहौल होगा, बच्चे में वैसे गुण 99.99% जगह जाएंगे ही जाएंगे। 1% जगह, 0.1% जगह एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि कोई बच्चा क्या हो, सुपीरियर हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन 99.99% केस में माता पिता जैसा परिवार में बच्चे को माहौल देंगे, बच्चे की सामाजिकता वैसे के वैसे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्टिव गतिविधियाँ आपको दी हैं कि आप चाहो तो इस पर एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आप किसी मित्र की तुलना करो अपने पालन पोषण से, कि जैसे कोई आपका दोस्त है, हो सकता है वो आपसे अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, आपके धर्म का भी हो सकता है, आपके धर्म का नहीं भी हो सकता है वो आपकी जाति का हो सकता है आपकी जाति का ना हो। तो कुल मिलाकर यह है कि आप किसी मित्र से एक तुलना करो। तुलना किससे करो? पालन पोषण से, कि आपको खाने को क्या मिलता है, उसे खाने को क्या मिलता है, उसके परिवार की क्या जीवन शैली, हमारे परिवार की क्या जीवन शैली है, वो किन चीज़ों को मान्यता है, आप किन चीज़ों की आपके यहाँ मान्यताएं हैं, और ये उसके यहाँ क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, ये सब कागज़ में लिखो। और फिर ये देखो कि आपके मूल्य क्या हैं और उसके मूल्य क्या हैं। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, समाजीकरण को समझना है तो समाज को समझना पड़ेगा। एक स्पेशल नॉलेज दी गई है, आपको जानकारी दी गई है। एक वर्ड होता है अभाव पौनापन। अभाव पौनापन का मतलब यह है कि एक बच्चा जिसके अंदर फीलिंग ना हो, इमोशंस ना हो। तो किसी बच्चे में अगर इमोशंस की कमी है तो उसका कारण ये है कि बच्चे को बचपन से ही शारीरिक, सामाजिक और जो भावनात्मक लगाव चाहिए था वो अपने परिवार से नहीं मिल पाया। तो ऐसे में इस चीज़ की पूर्ति कैसे की जा सकती है? बच्चे को सही टाइम पे भोजन मिले, स्नेहपूर्ण माहौल मिले, प्यार भरा माहौल मिले, तो ही उस बच्चे के अंदर अभाव पौनापन हटाया जा सकता है। तो अभाव पौनापन की मतलब ये है कि कोई बच्चा है, उसे शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पोषण चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जो प्रेम चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो स्नेह चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में बच्चे के अंदर जो समस्या है उसे अभाव पौनापन कहते हैं, और ऐसे लोग कई बार मरने की शिकायत करते हैं। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो हमसे प्रभावित रहती हैं, जिन्हें हम 6 साल की उम्र से पहले विकसित कर लेते हैं। यानी कोई बच्चा 6 साल की उम्र से पहले जिन जिन लोगों से मिलता है, जिन व्यूज़ को देखता है, जिन अपेक्षाओं से देखता है, वो फिर वैसा ही बनने की कोशिश करने लग जाता है। तो बच्चे के समाजीकरण में सबसे पहली भूमिका किसकी है? परिवार की है। अब हम बात करते हैं उसके सहकर्मी यानी कि उसके साथ रहने वाले लोगों की। तो सहकर्मी का मतलब होता है समान उम्र का। तो जैसे मान लो एक बच्चा 2 साल का है तो उसके साथ के 2 साल के जितने बच्चे हैं उनके साथ वो क्या सीख रहा है, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि सहकर्मी में बोल सकता हूँ एक क्लास के बच्चे। तो एक व्यक्ति जो दूसरे समूह के बराबर खड़ा होता है, जब बच्चा अपने साथियों के साथ होता है तो वो सारे समान होते हैं, और यहाँ से समाजीकरण का एक नया सबक सीखा जाता है। बच्चों को ये सिखाया जाता है लड़ना नहीं है हमें आपस में, मारना नहीं है हमें आपस में, बलपूर्वक कोई भी काम नहीं करना है, खिलौने किसी के नहीं लेने हैं, हमें ना साझा करना सीखना है, यानी कि अपना सामान दूसरों को देना सीखना है, हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। तो एक बच्चा जब अपने जैसे बच्चों के ग्रुप में रहता है तो उसे यही सिखाया जाता है, बेटा आपको लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, शांतिपूर्ण रहना है, ये सब आपके भाई हैं। ऐसा बचपन में बच्चे को सिखाया जाता है। तो बच्चे में क्या आती है स्थिति? समायोजन की आती है, सहनशील हो जाता है बच्चा, और समाज के प्रति अपनी भूमिका धीरे धीरे करके निभाने लग जाता है। तीसरी बात आती है विद्यालय की। तो भाई देखो, किसी भी समाज के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका अहम है, क्योंकि बच्चा एक बहुत लंबा समय जो है वो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में ही निकालता है। 3 साल की उम्र के बाद ये बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, और आज के टाइम पे तो 2 साल के बाद उसे प्ले वे में भेजना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चे के पास ना परिवार से ज़्यादा विद्यालय का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो विद्यालय में बात यह है कि उसके साथ कैसे बच्चे बैठ रहे हैं, उसे टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, विद्यालय का माहौल कैसा है, ये चीज़ तय करेगा बच्चे का भविष्य कैसा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल जाना भविष्य की तैयारी होती है। यह स्कूल प्ले स्कूल भी हो सकता है, किंडरगार्टन भी हो सकते हैं, प्राइमरी स्कूल भी हो सकते हैं, मिडिल हायर स्कूल भी हो सकते हैं, और कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अब बात यह आती है कि शिक्षक वहाँ के कैसे हैं, स्कूल की गतिविधियाँ कैसी हैं,
वहाँ के नियम कैसे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, क्या वहाँ पर अनुशासन, आज्ञाकारिता और धैर्य जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं। तो स्कूल में हम लिंग विशेष भूमिकाएं भी सीखते हैं। स्कूल में हम ये भी सीखते हैं कि महिला और पुरुष के कार्य किस प्रकार से होने चाहिए। स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन बात ये होती है कि वास्तव में वो सिखा रहा है, क्या वास्तव में वो नॉलेज दे पा रहा है। अगर किसी बच्चे का स्कूल ऐसा है जिसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो बच्चे का दृष्टिकोण धार्मिक होगा। लेकिन कोई स्कूल ऐसा है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात करता है तो बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होगा, टेक्निकल होगा, बच्चा लॉजिकल होगा। तो ये मैटर करता है कि बच्चे का आप किस प्रकार के स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, आप बच्चे को कैसा माहौल देना चाह रहे हैं, और ये बच्चे के समाजीकरण पे एक बहुत बड़ी भूमिका डालेगा ही डालेगा। तो बच्चे के समाजीकरण की भूमिका पर माता पिता की पहली भूमिका होती है, जहाँ से बच्चा भाषा सीखता है, रहन सहन का स्तर सीखता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो है विद्यालय और इंस्टीट्यूशंस। अब मैटर ये करता है कि विद्यालय और इंस्टीट्यूशन से कैसे सिखाते हैं। अगली बात जो सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती है वो करती है मास मीडिया, क्योंकि आज के टाइम पर हम जनसंचार के माध्यमों से जुड़ चुके हैं, टेलीविज़न से जुड़ चुके हैं, अखबारों से जुड़ चुके हैं, फिल्मों से जुड़ चुके हैं, और अब तो इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। आज बच्चा बच्चा टेलीफोन चलाना, फ़ोन चलाना, मोबाइल फ़ोन चलाना जानता है। और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि इससे बच्चों की क्या शब्दावली बढ़ती है, वकैब बढ़ती है, नए नए शब्द सीखता है बच्चा, नए नए कल्चर को सीखता है बच्चा, देश विदेश की खबरों के बारे में पता चलता है बच्चे को। निगेटिव ये है कि एक बेबी सीटर की तरह काम करता है, बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, एडिक्ट हो जाता है, लत में चला जाता है उसी की। तो समाजीकरण के कारक क्या हैं, तो समाजीकरण के दो कारक हैं मेन, तो देखा जाए तो एक प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा वयस्क समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण में हम परिवार, विद्यालय, सहकर्मी और इन सब की बात कर रहे हैं, मास मीडिया की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वयस्क समाजीकरण की। वयस्क समाजीकरण की शुरुआत होती है हमारे विवाह के बाद, फिर माता पिता बनने के बाद, और फिर बुढ़ापे में। तो जब आप वयस्क समाजीकरण की बात करोगे तो आपको पता ही है समाजीकरण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ लगातार सीखते ही रहते हैं, कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, कुछ चीज़ों के हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें हमें कभी जीवन में आ ही नहीं पाती हैं। तो कुछ चीज़ें हम बचपन से सीखते हैं, कुछ बड़े होकर सीखते हैं। शादी के बाद हम समाज के एक नए नियम सीखते हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां सीखते हैं, नौकरी करके हम किसी कंपनी के प्रति या अपने कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं, और फिर ऐसे एक दिन हम वृद्ध हो जाते हैं, और फिर वृद्ध होने के बाद हमारे भाव एकदम से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम विवाह की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं विवाह एक पुरुष और महिला के बीच का मिलन है, ताकि विवाह से पैदा होने वाली संतानें क्या हों, वैध हों। और समाज को चलाने के लिए, जनसंख्या कारक को आगे बढ़ाने के लिए विवाह एक अनिवार्य ज़रूरत है, सभी की आवश्यकता है, समाज की नीड है। विवाह समाज को गतिशील बनाता है, जहाँ सभी लोग आपस में आकर मिलते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, धर्म को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, परिवार को बढ़ावा मिलता है, गृहस्थी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ से व्यक्ति अपने अलग अलग, व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, व्यक्ति का रोल अलग हो जाता है, और वो अपने रोल को धीरे धीरे करके सीखने लग जाता है। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो दोहरी आमदनी चाहते हैं, कुछ समाज के मूल्य ऐसे होते हैं कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। तो धीरे धीरे करके समाजीकरण की प्रक्रिया चलती जाती है। फिर वो माता पिता बन जाते हैं। तो शादी से हनीमून का पीरियड जब खत्म होता है, जब पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं, और ये जीवन का यू टर्न होता है सबके लिए। जब पुरुष पिता बनता है, महिला माता बनती है, तो एकदम से उनके ऊपर एक अलग प्रकार का दबाव आ जाता है। वो क्या करते हैं, अपने जीवन को अपने आप में सेटल कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब हम अपने लिए नहीं किसी और के लिए जी रहे हैं। और ऐसे में उनकी चीज़ें बदल जाती हैं, उनका दृष्टिकोण बदलता है, व्यूज़ बदल जाता है समाज के प्रति, और वो रिस्क को कम कर देते हैं। लास्ट में आती है वृद्धावस्था, जिसे हम हानि की अवस्था कहते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग निराशा में आ जाते हैं। 80 to 90% लोग निराशा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो चीज़ पहले कर सकते थे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक 70 साल की आयु से अधिक उम्र के लोग और 6 वर्ष से कम आयु के लोगों के साथ समय बिताइए। आपको पता चलेगा, देखो एक बच्चा है, वो शुरू से ही समाज पर डिपेंड है, परिवार पर डिपेंड है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने परिवार में अपनी भूमिका अदा कर दी, आपने अपना काम अच्छे से कर लिया, और उसके बाद अब आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो जो बुजुर्ग की आमदनी का साधन है, वो बुजुर्ग में आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, लेकिन जिन बुजुर्गों में आय की साधन नहीं है, उनका आत्मविश्वास क्या होता है, कम होता है। और लास्ट में चैप्टर में है विचलन और पुनः समाजीकरण।
तो देखो, विचलन का मतलब है समाज की धारा से अलग हो जाना। तो जो लोग समाज की धारा से अलग हो जाते हैं वहाँ पर ये होता है कि समाज से कट गए हैं। जैसे कि देखो, यदि सभी बच्चों को समाज के मापदंड सिखाए जाएं तो समाज कितना अच्छा होगा। सब लोग शांति से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, कोई आतंकवादी नहीं होगा, कोई नक्सली नहीं होगा, कोई धोखेबाज नहीं होगा, हमारा समाज शांतिपूर्ण होगा, सौहार्दपूर्ण होगा। लेकिन बात यह आती है कि हमारा समाज ऐसा है, तो आप कहोगे नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है खराब समाजीकरण, खराब शिक्षा, खराब मूल्य। बच्चे का समाजीकरण ही सही से नहीं हो जा रहा, बच्चा बचपन से ही भटक जा रहा है। उसके माता पिता, आस पड़ोस, समाज, विद्यालय, वो उसे वो भूमिका अदा ही नहीं करवा पा रहे जिससे बच्चा आगे बढ़ पाए। तो अगर कोई बच्चा बुरा है तो केवल वो बच्चा बुरा नहीं है, उसका समाज भी बुरा होगा, उसका विद्यालय भी बुरा होगा, उसका आस पड़ोस भी बुरा होगा, क्योंकि ये सब मिलकर एक व्यक्ति को बुरा बनाते हैं। तो शुरुआत ना हमें जड़ से करनी होगी, तब ये पूरा विश्व एक खुशहाली तरीके से रह पाएगा। किसी समाज में स्वच्छता है तो भी बच्चे के अंदर स्वच्छता के गुण आएंगे, लेकिन कोई समाज गंदगी में रह रहा है मान लो, तो उस बच्चे में स्वच्छता के गुण नहीं आएंगे। 99.99% केस में ध्यान रखना, 0.1% केस में चीज़ें गलत हो जाती हैं, एक्सेप्शनल केस आते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको करने की दी गई है ताकि आप इससे समझ पाएँ। आगे जीवन के पाठ क्या हैं? कई बार जीवन में ये होता है कि वैसे तो हम जिससे भी स्नेह करते हैं शर्त के साथ करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, ये ब्लड रिलेशन की वजह से करते हैं। फिर रिलेटिव आते हैं, दोस्त यार आते हैं। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं, बिना टर्म्स के होते हैं, बिना कंडीशंस के होते हैं, और उसमें आती है दोस्ती। यहाँ पर एक सैनिक की कहानी है। एक सैनिक वियतनाम में लड़ने जाता है और उसके बाद अपने घर लौट रहा होता है। वो अपने माता पिता को बुलाता है और कहता है मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है। माता पिता कहते हैं हाँ हाँ अपने दोस्त को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहता है पहले मेरी बात सुन लो। बात यह है कि जो मेरा दोस्त है इसका एक पैर और एक हाथ नहीं है, क्योंकि इसने ना एक बम के ऊपर बम फट गया था और जिसमें इसके हाथ और पैर क्या हो गए थे, चले गए थे। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं ये बिना शर्त वाले होते हैं और ये सामाजिकता के लक्षण हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त ये एक बहुत दुर्लभ रत्न होते हैं, आसानी से हर किसी को नहीं मिलते हैं। यही हमारे मुस्कुराने की वजह होते हैं, ये हमारे सफल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारी बात सुनते हैं, प्रशंसा के शब्द साझा करते हैं और सदैव हमारे लिए अपना दिल खुला रखते हैं। तो ये बिना शर्त वाला प्यार है जो समाज में है। जहाँ समाज में हर किसी से हम किसी टर्म और कंडीशन से जुड़े हुए हैं, वही मित्र हमारा एक ऐसा है जहाँ हम क्या होता है बिना किसी बंधन के मिलते हैं, बिना किसी शर्त के मिलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मिलते हैं। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिल पाता है। तो मित्र भी एक दुर्लभ रत्न है इस समाज में। जहाँ हर एक बंदा स्वार्थी है, वहीं हमारे साथ एक बंदा एक ऐसा होगा जो हमारे लिए हर कंडीशन में रहे। यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। आगे चैप्टर का निष्कर्ष है, चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, सारांश दिया हुआ है। आई होप सो इस चैप्टर से अगर समाजीकरण की प्रक्रिया, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आना है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।